हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ये सब सारी प्रक्रिया करें और अपनी क्लास को देखें। आज हम लोग करंट अफेयर में कुछ इम्पॉर्टेंट बात को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। आज है 25/2/2021, जिसके संबंध में हम लोग करंट अफेयर देखेंगे और स्टैटिक जीके में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार परीक्षा में आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती हैं। और हाँ दोस्त, यदि आप लोग जेई इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी कराई जाती है, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली की डेली प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और हाँ दोस्त, बस यहीं तक, और हम लोग चलते हैं अब आप अपने क्लास की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख करंट अफेयर, उससे संबंधित कुछ बातें। चलिए शुरू करते हैं आपका अपना पहला क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत से 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए टेलीकॉम क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एयरटेल। दोस्तों, एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए क्वालकॉम के साथ साझेदारी की घोषणा की है। चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ बातों को देख लेते हैं। एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए अमेरिका की चिप मेकर कंपनी क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। ये दोनों कंपनी मिलकर जो है ये 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क तैयार करेगी और देश भर में कम लागत और तेज़ी से सर्विस शुरू करने के लिए काम करेगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि वायरलेस एक्सेस नेटवर्क तैयार करेगी, देश भर में कम लागत और तेज़ी से सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है, जो इस योजना पे काम करेगी और इसे पूर्ण रूप से मुकाम पर पहुंचाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 88 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और 88 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसका शुभारंभ किया है। चलिए इससे संबंधित कुछ तथ्य को देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 88 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। यह जो है 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित की गई है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना है जो यह राष्ट्र को समर्पित की गई है पीयूष गोयल के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में और जो हैं वो किस मंत्रालय से संबंधित हैं। ये लोग जो दिए हैं, जैसे हरदीप सिंह पुरी किस मंत्रालय से हैं, पीयूष गोयल को क्या मंत्रालय मिला है, नरेंद्र सिंह तोमर को क्या मिला है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरदीप पुरी को क्या मिला है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री हैं।
और प्रकाश जावड़ेकर क्या है? प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। और नीचे देख लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। आप लोग ये फैक्ट जो लिखा गया है इसे आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते चलिए, जिससे आप लोग इसे बाद में रिवाइज कर सकें और अपनी परीक्षा को बेहतर बना सके, परिणाम अच्छा दे सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डीआरडीओ से संबंधित अगला क्वेश्चन है दोस्त। ये डीआरडीओ ने हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कितने सफल परीक्षण किए हैं? कितने सफल परीक्षण किए हैं डीआरडीओ ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज के? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2 परीक्षण। कितने? 2 परीक्षण किए हैं दोस्त। कितने परीक्षण किए हैं? 2 परीक्षण किए हैं। चलिए चलते हैं, इससे संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं हम लोग। डीआरडीओ ने जो है भाई, इन्होंने स्वदेशी तकनीकी से निर्मित और डिजाइन वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दो सफल परीक्षण किए हैं। इस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर, कहाँ पे? इस परीक्षण का चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए किया गया है। किससे लॉन्च किया गया है? मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। चलिए अब डीआरडीओ से संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं हम लोग दोस्त। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपने डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका फॉर्मेट इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और इसका मोटो क्या है? वलयम मूलम विज्ञानम। वलयम मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, इसका मोटो है ये। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये डीआरडीओ का सिंबल है। और ये सब इम्पॉर्टेंट बातें रही उससे संबंधित, डीआरडीओ से संबंधित। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखे जाने की घोषणा की है? तो कौन सा है भाई जो निर्माणाधीन है, जो अभी निर्माण जिसका नहीं हुआ है, वो कौन सी सिटी में है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अयोध्या में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखे जाने की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है दोस्त, नागालैंड लिखा है। नागालैंड सरकार और किसने नागालैंड में भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? नागालैंड में भारत की शिक्षा गुणवत्ता सुधार की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विश्व बैंक ने किया है परियोजनाओं पर हस्ताक्षर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नागालैंड सरकार के विषय में और विश्व बैंक के विषय में कुछ मुख्य बातों को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्त, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रविचंद्रन हैं। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्त? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविस मालपास। कौन है अध्यक्ष? डेविस मालपास। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944। कितने में?
1944 में हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त। इसमें से किस क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? धम्मिका प्रसाद जो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, या किस क्रिकेट टीम से हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों श्रीलंका। किससे हैं? श्रीलंका टीम से हैं। श्रीलंका टीम से हैं धम्मिका प्रसाद, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ करीब 363 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट सुरक्षा समझौता किया है? क्रेडिट रक्षा समझौता किससे किया गया है? किस देश, भारत ने किस देश के साथ किया है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों मालदीव। किसके साथ? मालदीव के साथ किया है। मालदीव के साथ भारत ने 363 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट रक्षा पर समझौता किया है। चलिए मालदीव से संबंधित हम लोग कुछ बातों को देख लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये सब सारी बातें वहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं मालदीव की राजधानी क्या है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले राजधानी है किसकी? मालदीव की राजधानी माले है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी हैं यहाँ के राष्ट्रपति। मुद्रा कौन सी है इस यहाँ की? मालदीव रुपया यहाँ की करेंसी है। मालदीव रुपया यहाँ की करेंसी है। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी और धीवी और अरबी यहाँ की राजभाषा है। चलिए अब हम लोग जापान से संबंधित देख लेते हैं। जापान के राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है? दोस्तों जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो जापान की राजधानी है। और मुद्रा क्या है यहाँ की? जापानी एन यहाँ की मुद्रा है। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा जी हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट फूजी, जो एक सुसुप्त मतलब सोता हुआ ज्वालामुखी है। जापान की राजधानी क्या है? आप लोग समझ ही गए हैं, जापानी एन है। प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। जापान की राष्ट्रभाषा क्या है? जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त। निम्न में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? तो किस देश ने दिया है महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बल में शामिल होने की अनुमति दे दी है, जिसमें ये 4 पदों पे अपने सेना में 4 पदों के लिए भारतीय प्रवेश की अनुमति दे दी है सऊदी अरब ने। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर बस इतना ही। अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली योजना क्या है और प्रमुख बातें क्या क्या हैं, उसके संबंध में हम लोग कुछ देख लेते हैं। करंट अफेयर में आप लोग देखेंगे
टॉप नियुक्तियाँ करंट अफेयर में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग टॉप नियुक्तियों को लेकर। हॉकी, दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबॉम जी हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। और सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक कौन हैं? राजीव चौधरी जी हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC यशवर्धन सिन्हा जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? JP नड्डा हैं। ये रिवाइज कर लिए, प्रमुख नियुक्तियाँ 5 हैं। और आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है उससे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आगामी खेल एवं प्रतियोगिता। इससे संबंधित कुछ बातों को और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, जो कि 2021-23 से संबंधित हैं। आने वाली मतलब कि कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, कौन सा संस्करण है, ये सब सारी बातों को हम लोग देख लेते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई न इसमें से 4-5 टॉपिक्स में से कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी परीक्षा में। दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इसमें। 2021 में होने वाले 2021 में कौन सा संस्करण होगा? ओलंपिक टोक्यो का कौन सा संस्करण होगा? तो ये 32वां संस्करण होगा ग्रीष्मकालीन। कहाँ पे होगा? जापान के टोक्यो में शामिल होगा। ये कब होगा? 2021 में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वितीय खेल मेडागास्कर में होगा। अब देखिए, अब मेडागास्कर का जो खेल है, द्वितीय खेल मेडागास्कर में होगा। ये हिंद महासागर द्वितीय खेल मेडागास्कर में होगा। कब होगा? 2023 में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा। अब पूछ सकता है 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो आप लोग बताइएगा। चीन बीजिंग में होगा। कब होगा? 2024 में होगा। इससे 3 टॉपिक एक ही लाइन में आपकी 3 टॉपिक तैयार हो जाती है। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल चीन में होगा। अब पूछ सकता है 19वां एशियाई खेल कहाँ पे होगा? चीन में होगा। कब होगा? 2021 में होगा। 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं करंट अफेयर से कुछ मुख्य बातें जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और जानना भी अति आवश्यक है उसे। ये है अगला पॉइंट क्या कह रहा है? शिखर सम्मेलन और वार्ता। प्रधानमंत्री करेंगे मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन। क्या करेंगे? दूसरे संस्करण का उद्घाटन। किसका? मैरीटाइम इंडिया इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च से 4 मार्च 2021 कब किया जाएगा? ये 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट MIS 2021 का उद्घाटन करेंगे। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स शिपिंग्स एंड वाटरवेज MOPSW का प्रमुख पहल फिक्की शिखर सम्मेलन का उद्योग भागीदार है। चलिए अगली पॉइंट पे चलते हैं जो करंट अफेयर किया है। ये रहा अगला पॉइंट है दोस्त, पुरस्कार से संबंधित है। पुरस्कार दादा साहब फाल्के अभी हाल ही में दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है। ये हैं आपके सुशांत सिंह राजपूत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और किस फिल्म के लिए किया गया है, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं आगे। फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का ऐलान किया गया है। ये सारी बातें हम लोग देखते हैं आगे।
फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें भारतीय सिनेमा, टेलीविज़न, संगीत और OTT के बेस्ट सेलिब्रिटी को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स एक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 में पुरस्कार के विजेता इस प्रकार हैं, लिस्ट है ये सब सारी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने पाया है? बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल में, बेस्ट एक्टर फीमेल में किसने पाया है? दीपिका पादुकोण। किसके लिए मिला है इनको? छपाक मूवी के लिए मिला है, जो एसिड बेस पे बनी है मूवी। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को मिला है। किस पे मिला है? लक्ष्मी मूवी जो किन्नर का रोल जिसमें अदा किया गया है वो मूवी है लक्ष्मी, जिसमें अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर्स किसको मिला है? फीमेल में कियारा आडवाणी को। किसके लिए मिला? गुलाटी के लिए मिला है। चलिए अगले टॉपिक देखते हैं दोस्त। ये रहा अगला टॉपिक, बेस्ट क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर किसको मिला है? स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी को मिला है। किसके लिए मिला है? दिल बेचारा के लिए मिला है। बेस्ट फिल्म कौन सी थी? इस बार की बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो तानाजी को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट फिल्म कौन सी है? तानाजी द अनसोन वॉरियर। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर के लिए किसे मिला है? पैरासाइट को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर के लिए मिला है। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर कौन है? मोस्ट वर्सटाइल एक्टर दादा साहब फाल्के पुरस्कार में किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों के मेनन को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? बेस्ट डायरेक्टर अनुराग वासु, जो कि लूडो के लिए मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में किसे मिला है? विक्रांत मौसी, जो छपाक में है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इनको अवार्ड मिला है। ये रहा आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार में विभिन्न अवार्ड जो दिए गए हैं उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए अब हम लोग अगली टॉपिक पे चलते हैं दोस्त। हम लोग की अगली टॉपिक होगी खेल समाचार। खेल समाचार से संबंधित होगा। खेल समाचार में क्या है? दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा कर्नाटक इसकी मेजबानी करेगा। किसकी? दूसरा संस्करण जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कर्नाटक करेगा। कर्नाटक करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित होने वाला है। यह घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की है। KIUG 2021 एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU के साथ साझेदारी जैन डिम्ब-2B यूनिवर्सिटी बेंगलुरु द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2021 में देश के सदियों पुराने खेल के विषयों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का प्रयास योगासन और मलबरब यूनिवर्सिटी गेम्स में जोड़ा गया है। 2021 में जो नया खेल जोड़ा गया है वो कौन सा है? तो मलखंभ जो जोड़ा गया है यूनिवर्सिटी गेम में। इस बार 2021 में नया गेम्स जोड़ा गया है। नए गेम्स का नाम क्या है? मलखंभ। क्या नाम है? मलखंभ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक पे दोस्त। ये रहा अगला टॉपिक। अगली टॉपिक क्या है? विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मैच तैयार। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पहले मैच के लिए तैयार। तो यह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट की मेजबानी करने के लिए पुनर्निर्मित सरदार पटेल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? सरदार पटेल स्टेडियम के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित करेगा।
भारत और इंग्लैंड के दोनों ही की अंतिम और पिंक बॉल आउटिंग मामूली आउटिंग थी। स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है, जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, इसका दूसरा नाम ये मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद में आयोजन स्थल पहली बार 1980 के दशक में खेला गया था, लेकिन हाल ही में इसका पुनर्निर्माण किया गया है। अब इसकी बैठने की क्षमता कितना है? 1,10,000 लोग। 1,10,000 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। मोटेरा जो है वर्तमान में क्षमता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्षमता के मामले में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का। आखिरी बार जब भारत में मोटेरा में क्रिकेट मैच 2014 में खेला गया था। आखिरी मैच 2014 में खेला गया था मोटेरा स्टेडियम में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक पे। ये रहा करंट अफेयर की आज लास्ट टॉपिक होगी। यूके की जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो ये कौन है? जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ये हैं आपके सामने हैं। कौन है? जैस्मीन हैरिसन हैं, जो महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। चलिए दोस्तों, आज अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके। हम लोग अब चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है, आप लोग को हमारी क्लास तनिक भी अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें बिल्कुल भी, जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं हम लोग स्टैटिक जीके के प्रथम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल जो है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फिलीपींस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों पुणे। कहाँ स्थित है? पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में स्थित है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों चंडीगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र स्थित है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है भाई? हीराकुंड बांध है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों स्टैटिक जीके का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है? किस स्थान को कहा जाता है भारत का कैथेड्रल? इसका सही जवाब होगा दोस्तों भुवनेश्वर को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।
और दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी परीक्षा को लेके आप लोग पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हो जाइए। और दोस्त बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।